हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं इस वक्त परेशान हालत में घर के दरवाजे के सामने खड़ा था। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। यूं लग रहा था कि थोड़ी सी देर बाद चक्कर खाकर बेहोश हो जाऊंगा। दरवाज़ा बजा बजा कर थक गया था, मगर मजाल थी कि कोई आकर दरवाज़ा खोल दे। उस वक्त मुझे अपनी भाभी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। दिल ही दिल में उन्हें गालियां दे रहा था। ऐसा भी कौन सा पर्दा कि बाहर खड़ा इंसान मर रहा हो और अंदर मौजूद औरत को सिर्फ और सिर्फ अपनी ही फिक्र हो। मैंने भाई को कॉल करके बता दिया था कि वो भाभी को बता दें कि मेरी तबीयत ख़राब है और मैं घर वापस आ रहा हूँ, ताकि वो ख़ुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर लें और उन्होंने अगर पर्दा करना है तो मुझसे पर्दा कर लें। मगर मुझे लग रहा था जैसे भाई भाभी को बताना भूल गए हैं। भाई के नंबर पर कॉल की तो उनका नंबर बंद जा रहा था। दूसरी तरफ घर का नंबर भी बंद जा रहा था। पता नहीं सब कहाँ पर चले गए थे। परेशानी के मारे मेरा बहुत बुरा हाल था। अचानक ही वहाँ पर मोहल्ले की एक औरत आई और मुझे कहने लगी, अरे तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो? घर के अंदर क्यों नहीं जा रहे? उसने मेरे जख्मों पर नमक छिड़क दिया। मैंने उसे कहा, क्या बताऊं आंटी, आधे घंटे से यहाँ पर खड़ा दरवाज़ा बजा रहा हूँ, मगर कोई दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा। तुम्हारे घर के पिछले हिस्से की तरफ खिड़की तो हर वक्त खुली रहती है, तुम वहाँ से घर के अंदर क्यों नहीं चले जाते? आंटी की बात सुनकर मेरा दिल खुशी से झूम उठा। पहले तो मेरे जहन में ये ख्याल आया ही नहीं था। उसी वक्त ही मेरा दिल तेज़ी से धड़का, क्योंकि मैंने कभी इस चीज़ पर गौर नहीं किया था कि दरवाज़ा बेशक लॉक होता है, मगर खिड़की तो हमेशा ही खुली रहती है। अगर भाभी इतना ही पर्दा करती हैं तो वो खिड़की बंद क्यों नहीं करती? इसी शशोपंज में मुब्तला मैं उस हिस्से की तरफ चला गया। थोड़ी ही देर बाद मैं घर के अंदर दाखिल हो गया। मुझे बाहर से बातें करने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। बातों की आवाज़ सुनकर मैं ठुठक गया। वहाँ पर दूसरा जो भी फर्द था, उसकी आवाज़ मुझे जानी पहचानी लग रही थी। अचानक ही मुझे अपनी भाभी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। जिंदगी में पहली बार मैंने उन्हें हंसते हुए देखा था। मैं जब उसी हिस्से की तरफ गया तो सामने का मंजर देखकर मुझे लगा कि मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी भाभी। मैंने एक मजहबी घराने में आंख खोली। अब्बा मस्जिद के इमाम थे और अम्मा भी एक नेक खातून थी जो बच्चों को घर में ही कुरान पढ़ाती थी। घर का माहौल बहुत ही मजहबी था, इसलिए हमें भी ताकीद की जाती थी कि अपनी ज़िंदगी दीन की तालीमात के मुताबिक गुजारी जाए। मगर छोटी सी उम्र में ही मैं गलत संगत में फंस गया था। मेरा उठना बैठना जिन लोगों में था वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। जब नमाज पढ़ने का वक्त होता तो वो अपने साथ भगा कर ले जाते। चूँकि मस्जिद में काफ़ी सफ़ें बनती थी, इसी वजह से अब्बा को कभी भी महसूस नहीं हुआ था कि मैं उन सफ़ों में खड़ा हूँ या नहीं। जब भी वो मुझसे पूछते थे, मैं उन्हें कह देता था कि मैं आखिरी सफ़ में खड़ा था। एक दिन मेरी सख्ती आ गई। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सर्दियों के दिन थे। सर्दी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से बहुत कम लोग मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आए। उस दिन अब्बा ने जब मुझे मस्जिद में मौजूद नहीं पाया तो घर आकर मुझसे पूछने लगे, क्या तुमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी है? उनकी बात सुनकर मैं ज़ोरों शोर से हाँ में सर हिलाने लगा। मैं नहीं जानता था कि अब्बा मेरी हकीकत जान गए हैं और उन्हें इस बात का भी पता चल गया है कि मैं उन्हें एक लंबे अरसे से बेवकूफ़ बना रहा हूँ। अब्बा ने मुझे कहा, क्या मैंने तुम्हें झूठ बोलना सिखाया? उनकी बात सुनकर मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। अब मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। उन्होंने मेरी अम्मी को कहा कि अब तुम जल्दी से अपने कमरे में चली जाओ और जब तक मैं तुम्हें ना कहूँ तुम अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना। मुझे अपने बेटे से कुछ बात करनी है। मैंने खौफज़दा नज़रों से अम्मी की तरफ देखा। अम्मी परेशानी से मेरी तरफ ही देख रही थी। वो मुझे कहने लगी, क्या तुमने कोई गलती की है? मैंने तेज़ी से नफ़ी में सर हिला दिया। अब्बा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे अपने साथ लेकर बैठक में चले गए। बैठक में जाकर उन्होंने दरवाज़ा लॉक किया और मेरी तरफ मुतवज्जो होते हुए कहने लगे,
तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुमने मुझसे झूठ बोलकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। अब्बा की बात सुनकर मैं उनके कदमों में गिर गया और उनसे माफ़ी मांगते हुए कहने लगा, अब्बा मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई है। मैं वादा करता हूँ कि दोबारा आपसे कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। मेरी बात सुनकर अब्बा पूरे सरार अंदाज में मुस्कुराने लगे और कहने लगे, मैं तुम्हारी बात पर अब यकीन नहीं कर सकता, तुमने मेरा एतमाद तोड़ा है। अब्बा की बात सुनकर मैंने उन्हें कहा कि अब आइंदा ऐसा कभी भी नहीं होगा। वो तो मुझे भी पता है कि आइंदा कभी भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो सबक मैं तुम्हें आज सिखाऊंगा उसके बाद तुम कभी भी मुझसे झूठ बोलने के बारे में नहीं सोचोगे। ये कहकर उन्होंने बैठक के कोने में पड़ा हुआ एक डंडा उठाया। मुझे अच्छी तरह से पता था कि अब मुझे बहुत बुरी मार पड़ने वाली है। अब्बा जब किसी को मारते थे तो ये हरगिज़ नहीं देखते थे कि उसे कहाँ पर लग रही है और उसकी कितनी हड्डियाँ टूट रही हैं। फिर उसके बाद अब्बा ने मुझ पर डंडों की बरसात शुरू कर दी। मैं ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्ला रहा था, अब्बा से माफ़िया मांग रहा था, लेकिन अब्बा मेरी एक भी बात नहीं सुन रहे थे। वो मुझे मारे चले जा रहे थे। काफ़ी देर तक तो मैं खुद को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब मुझे अंदाज़ा हो गया कि खुद को बचाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो उस वक्त तक नहीं छोड़ेंगे जब तक उनका दिल भर नहीं जाएगा, फिर मेरी ये हालत हो गई कि मैं बेहाल ज़मीन पर पड़ा हुआ था। मुझसे सांस लेना भी दुश्वार हो गया था। पूरा जिस्म दर्द की वजह से टूट रहा था। अचानक ही कमरे का दरवाज़ा खुला और अम्मी तेज़ी से कमरे के अंदर दाखिल हुई। वो मेरी तरफ बढ़ी और मेरा सर अपनी गोद में रखकर फूट फूट कर रोने लगी। अब्बा ने एक नफ़रत भरी नज़र मुझ पर डाली और कहने लगे, ये लड़का कुछ ज़्यादा ही बिगड़ता चला जा रहा था, इसके लिए ये सब कुछ ज़रूरी था। मुझे यकीन है कि आइंदा ये इस तरह की हरकत कभी नहीं करेगा। ये कहकर अब्बा कमरे से बाहर निकल गए। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अब्बा मेरे साथ इतना जंगलियों वाला सलूक कर सकते हैं। मैंने अम्मा से पूछा, क्या अब्बा मुझसे मोहब्बत नहीं करते? मेरी बात सुनकर अम्मा रोते हुए नफ़ी में सर हिलाने लगी और कहने लगी, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन उन्हें तुम्हारी इस हरकत की वजह से बहुत अफसोस हुआ है। वो तुम पर भरोसा करते थे और उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि तुम कभी उन्हें इस तरह से बेवकूफ़ बनाओगे। उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ अपने बेवकूफ़ बनने पर गुस्सा है। अम्मा की बातें मैं गायब दिमागी से सुन रहा था। उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, और वो ये थी कि अब्बा ने मेरे साथ बहुत ज़्यादती की है। अब्बा को मेरे साथ इस तरह का सलूक नहीं करना चाहिए था। मुझे अच्छी तरह से याद था कि एक दिन मेरे भाई से बहुत बड़ी गलती हो गई थी, लेकिन अब्बा ने मेरे भाई को माफ़ कर दिया था। बल्कि सिर्फ उस वक्त नहीं, बल्कि दोबारा भी उसने वही गलती दोहराई थी और दूसरी बार भी अब्बा ने उसे माफ़ कर दिया था। मेरा दिल बहुत बुरी तरह से दुख रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि यहाँ से कहीं दूर चला जाऊं, किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर इन लोगों में से कोई भी मौजूद ना हो। मुझे अपने घर वालों से बहुत नफरत महसूस हो रही थी। मेरी उम्र भी इस वक्त सिर्फ 16 साल थी। मेरा जहन मुझे बगावत पर उकसा रहा था। दूसरी तरफ तकलीफ़ भी बहुत ज़्यादा थी। अम्मा मुझे उठाकर क्लिनिक में लेकर चली गई। तकरीबन 2 हफ्ते तक मैं बिस्तर पर ही रहा। उन 2 हफ्तों में मैंने बहुत तकलीफ़ उठाई थी। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ अब्बा की बातों की वजह से हो रही थी। इस दौरान भी अब्बा एक बार भी मेरे पास नहीं आए थे। ना ही उन्होंने मुझे कोई तसल्ली या दिलासा दिया था, ना ही उन्होंने मुझे कहा था कि वो गुस्से में थे, इसी वजह से उन्होंने मुझे इतना मारा है। बल्कि अभी भी वो इंतहाई नफ़रत से मेरी तरफ देख रहे थे। यूं लग रहा था जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। उसी दिन ही मैंने अपने आप को ये समझा दिया कि मेरे बाप को मुझसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं, और अब मैं भी उनसे ऐसा ही सलूक करूँगा जैसा सलूक ये मेरे साथ कर रहे हैं। थोड़े ही अरसे बाद भाई की शहर में नौकरी लग गई, और फिर क्या था, अब्बा पूरी तरह मुझ पर इन्हिसार करने लगे थे। कोई भी काम होता अब्बा मुझे ही कहते थे। अब्बा ने अब मुझ पर बहुत भरोसा करना भी शुरू कर दिया था। जब मैंने देखा कि अब्बा मुझ पर अंधा एतमाद करने लगे हैं, तो मैं उस एतमाद का नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगा।
पहले तो मैं सिर्फ छोटे मोटे बुरे कामों में मुलव्विस था, लेकिन अब मैं गैर कानूनी सरगर्मियों में भी मुलव्विस हो गया। मेरे गांव का एक चौधरी था जो बहुत बड़ा आदमी था और उसके पास बहुत दौलत थी। थोड़े ही अरसे बाद अपने एक दोस्त के तवस्सुत से मुझे पता चला कि उस चौधरी को एक ऐसे शख्स की ज़रूरत है जिस पर वो एतमाद कर सके, और उस शख्स को बहुत बहादुर होना चाहिए। अपने दोस्त की बात सुनकर मैं मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि चौधरी को पैगाम भिजवा दो कि मैं उसका हर काम करने के लिए तैयार हूँ। मुझ पर भी कुछ ज़्यादा ही जवानी चढ़ी हुई थी। यूं मैं चौधरी के साथ काम करने लगा। चौधरी का ताल्लुक ऐसे लोगों में से था जो असलहे को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। मुझे शुरू से ही गैर कानूनी काम करने का बहुत शौक था और मैं बहुत छोटी उम्र में ही झूठ बोलने में माहिर हो गया था। इसी वजह से जब भी कोई बुरा काम करना होता तो मेरे दोस्त मुझे ही आगे करते थे। वो मुझे ये कहकर शय देते थे कि तुमसे ज़्यादा फनकार इंसान इस दुनिया में कोई भी नहीं, और फिर उन लोगों की बातों में आकर मैं हर वो काम कर गुजरता था जो ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि मेरे ख़ानदान के लिए भी ख़तरे का बायस बन सकता था। खैर, चौधरी के साथ दोस्ती करके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैंने सीखी थी वो ये थी कि कुछ भी हो जाए, कभी भी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। करीबी से करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, एक ऐसा वक्त आता है जब वो रिश्तेदार भी आपको धोखा दे देता है और तब आपके पास पछतावों के अलावा कुछ भी नहीं रहता। उस चौधरी से दोस्ती करने के बाद मेरे बहुत सारे दोस्तों के चेहरे भी मेरे सामने आ गए और मुझे पता चला कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ आस्तीन का सांप थे। मैंने उन लोगों को जितनी अहमियत दे रखी थी, ये लोग उस अहमियत के काबिल नहीं थे। चौधरी में बाकी कोई बुराई नहीं थी, वो बहुत ही अच्छा इंसान था। वो बहुत बहादुर, अपनी बात का पक्का था। जो बात एक बार कह देता उससे कभी भी नहीं मुकरता था। उसे भी मेरी तरह औरतों का बहुत ही शौक था और वो हर महीने ही इस्लामाबाद जाकर मुख्तलिफ औरतों से अपनी ज़िंदगी रंगीन करता था। एक बार उसने मुझे कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो। चौधरी की बात सुनकर मैंने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। उसने आज से पहले मुझे कभी भी इस तरह की पेशकश नहीं की थी, बल्कि उसने हमेशा मुझे यही समझाया था कि तुम्हारे साथ मेरी दोस्ती सिर्फ और सिर्फ काम की हद तक है। जब हम दोनों का काम मुकम्मल हो जाता है उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के कुछ भी नहीं लगते। उसकी इस बात को मैंने अपने दिल पर लिख लिया था और यही वजह थी कि काम के सिलसिले के अलावा मैं कभी भी उससे बात नहीं करता था, ना ही मैंने उसे कभी उसकी खैरियत पूछने की कोशिश की थी। उस दिन के बाद से कभी चौधरी को काम के अलावा सलाम भी नहीं किया था। इसी वजह से एक दिन उसने मुझे अपने पास बुलाया और मुझे कहने लगा, यार तुम तो मेरी सोच से भी ज़्यादा पुख्ता इरादे के मालिक हो। उसकी बात सुनकर मैंने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और उससे कहा कि जब एक बार मैं किसी काम का इरादा कर लेता हूँ तो कोई भी मुझे उस काम से नहीं दूर कर सकता, यहाँ तक कि मेरा बाप भी कुछ नहीं कर सकता। मेरी बात सुनकर वो हैरानगी से मेरे चेहरे की तरफ देखने लगा और कहने लगा, यार इस तरह की बातें तो ना करो। मैंने तो सुना था कि एक बार तेरे बाप ने तुझे बहुत बुरी तरह से पीटा था, इतनी बुरी तरह से कि तुम मरने के करीब पहुंच गया था। अभी भी ये करते तेरे बाप को तेरी हरकतों के बारे में पता चले तो कहीं वो तेरे साथ वैसा ही सलूक ना करे। चौधरी की बात सुनकर मैं खुलकर हंसने लगा और उसे कहने लगा कि अपने बाप का ही तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने उस दिन मुझे पीट कर मुझे इतना मजबूत बना दिया कि मेरे दिल से हर किस्म का डर ख़त्म हो गया। उस दिन मुझे पता चला था कि अगर मैं कोई बुरे से बुरा भी काम करूँगा तो मेरा बाप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे यही सज़ा देगा कि मुझे बहुत बुरी तरह से पीटेगा। और उस दिन मैंने जितनी मार खाई थी उसके बाद मेरा खौफ ख़त्म हो गया था। मुझे मार से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था, यहाँ तक कि अब्बा ने मेरी इज़्ज़त नफ्स को भी बहुत बुरी तरह से कुचल दिया था। उसने मुझे इतनी ज़्यादा बातें सुनाई थी कि मैंने अब्बा की बातों को दिल पर लेना ही छोड़ दिया। चौधरी बहुत गौर से मेरे चेहरे की तरफ देख रहा था। थोड़ी देर बाद वो कहने लगा
کہ تو واقعی بہت خطرناک انسان ہے، تیرے باپ کو تو تجھ سے ڈرنا چاہیے۔ میں مسکرا دیا اور اسے کہا کہ میرا باپ واقعی میں مجھ سے ڈرتا ہے۔ اسے ہر وقت یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں میں کوئی ایسا کام نہ کر دوں جس کی وجہ سے اس کی ناک نیچے ہو جائے۔ تمہیں تو پتا ہے کہ وہ مسجد کا امام ہے اور اس نے نیک لوگوں میں اپنی بہت عزت بنا رکھی ہے۔ گاؤں کے تمام لوگ اسے سلام کہتے ہیں، جبکہ وہ مجھے دیکھنے سے بھی گھبراتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں اونچی آواز میں ہنسنے لگا، جبکہ یہ میرے لیے کوئی فخر کی بات نہیں تھی، بلکہ شرمندگی کا مقام تھا کہ لوگ مجھے دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتے تھے اور لڑکیاں مجھے دیکھ کر اپنے دوپٹے درست کرنے لگتی تھیں۔ اس وقت مجھ پر صرف اور صرف طاقت کا نشہ چڑھا ہوا تھا۔ میں خود کو بہت ہی طاقتور سمجھ رہا تھا۔ میں یہ بات بھول گیا تھا کہ اصل طاقت کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، ہم تو اس کی ادنا مخلوق ہیں۔ انسان کی زندگی میں ایک ایسا وقت آتا ہے جس میں اسے ہدایت مل جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو ہدایت دیر سے ملتی ہے، جبکہ کچھ لوگوں کو بہت پہلے ہدایت مل جاتی ہے۔ بہت کم بدقسمت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ساری زندگی ہی گمراہ رہتے ہیں۔ خدا کا شکر تھا کہ میں ان گمراہ لوگوں میں سے ہرگز نہیں تھا۔ شام کا وقت تھا اور میں چودھری کے ہی صحن میں بیٹھا ہوا تھا اور چودھری کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے مجھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ہی اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر بہت ہی خوبصورت لڑکی کھڑی تھی۔ اس سے زیادہ حسین لڑکی میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ چند لمحے تو میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتا ہی رہ گیا۔ جلد ہی مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں اس وقت چودھری کے گھر پر بیٹھا ہوا ہوں اور چودھری کے گھر پر موجود ہی کسی عورت کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر چودھری کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو وہ میری آنکھیں نکال دے گا۔ مجھے اس سے ڈر تو نہیں لگ رہا تھا، لیکن مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں واقعی اس لڑکی کو دیکھ کر غلطی کر رہا تھا۔ میرے اس طرح سے نظریں جھکانے پر وہ مسکراتے ہوئے انداز میں کہنے لگی، میں نے تو سنا ہے کہ تم کسی سے بھی نہیں گھبراتے اور نہ ہی کبھی شرماتے ہو، پھر مجھے دیکھ کر کیوں شرما رہے ہو؟ اس کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے اسے انتہائی سخت لہجے میں کہا کہ میں تم سے شرما نہیں رہا، بلکہ میں صرف چودھری کی وجہ سے تمہاری عزت کر رہا ہوں۔ اگر میں چودھری کی بہن نہ ہوتی تو کیا تم میری عزت نہیں کرتے؟ اس کی بات سن کر میں نے بے ساختہ اس کے چہرے کی طرف دیکھا، جہاں پر اس وقت ایک عجیب سی چمک موجود تھی۔ اسی وقت مجھے یہ پتا چلا تھا کہ یہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ چودھری کی بہن ہے۔ اس کی بات سن کر میں مسکرانے لگا اور کہنے لگا، تم میری سوچ سے بھی زیادہ سمجھدار لگتی ہو۔ چلو اب جلدی سے یہاں سے چلی جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ تمہاری وجہ سے میں کسی مشکل میں پھنسوں۔ میں نے اسے وہاں سے بھگانے کی کوشش کی، لیکن وہ میرے سر پر چڑھ کر ناچنے لگی اور مجھے کہنے لگی، ابھی بھی تم مجھ سے خوفزدہ ہو رہے ہو، اسی وجہ سے تو تم مجھے یہاں سے جانے کے لیے کہہ رہے ہو۔ اب اس لڑکی کی باتیں مجھے غصہ دلانے لگی تھیں۔ نہ جانے وہ لڑکی خود کو کیا سمجھ رہی تھی اور پتہ نہیں کیا سوچ کر وہ مجھ سے گپیں لگا رہی تھی۔ میں نے اسے کہا، کیا تم میں ذرا بھی غیرت نہیں ہے؟ کیا تمہیں اپنے بھائی کی عزت کا ذرا بھی خیال نہیں؟ تم اس کے ہوتے ہوئے ایک غیر مرد سے باتیں کر رہی ہو۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر ایک سایہ آ کر لہرایا۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا اور وہ مجھے کہنے لگی، تم میری اس طرح سے بے عزتی نہیں کر سکتے۔ اگر تمہیں یہاں سے نکالنے کے لیے مجھے اس طرح کی کڑوی باتیں کرنا پڑیں تو میں وہ باتیں کروں گا، کیونکہ تمہاری یہاں پر موجودگی مجھے بہت غصہ دلا رہی ہے۔ مہربانی کرو اور اپنا بدصورت چہرہ لے کر یہاں سے چلی جاؤ۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت غصہ آ گیا تھا۔ غصے کی وجہ سے میرا دماغ گھوم گیا تھا، اور جب میرا دماغ گھومتا تھا تو مجھے سمجھ نہیں لگتی تھی کہ میں کیا بات کہہ رہا ہوں۔ میری بات سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی، تم میرے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتے۔ اسے روتا دیکھ کر میرا دماغ مزید خراب ہو گیا۔ مجھے عورتوں کے ڈرامے شروع سے ہی بہت زہر لگتے تھے، اور اس طرح کی عورتیں تو مجھے دیکھ کر ہی ان سے چڑ ہوتی تھی۔ میں نے اسے نفرت بھرے لہجے میں کہا کہ تم یہاں پر بیٹھ کر اپنے ڈرامے لگاؤ، میں یہاں سے جا رہا ہوں۔
अगर तुम्हारा भाई यहाँ पर आए तो उसे कह देना कि तुमने ही मुझे यहाँ से भेजा है। ये कहकर मैं वहाँ से बाहर निकल आया। मैं समझता था कि चौधरी की बहनें पर्दे वाली होंगी और उसकी इज्जत का ख्याल करने वाली होंगी, लेकिन ये तो बहुत ही बेगैरत निकली थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो यूं इस तरह से मेरे सामने आकर खड़ी हो जाएगी और मेरे साथ फ्री होने की कोशिश करेगी। मेरा खून गुस्से से खौल रहा था। थोड़ी ही देर बाद मैं घर वापस आ गया। जैसे ही घर पहुंचा उसी वक्त ही चौधरी की कॉल आई। उसने मुझे कहा कि तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। उसकी बहन की वजह से मुझे गुस्सा आया हुआ था, इसलिए मैंने उसे कह दिया कि फ़िलहाल मैं तुमसे किसी भी किस्म की बात नहीं कर सकता। अब दोबारा मुझे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर मैंने मोबाइल ऑफ कर दिया और बिस्तर पर सोने के लिए लेट गया। मेरे गुस्से से सब लोग अच्छी तरह से वाकिफ़ थे, यहाँ तक कि मेरी माँ भी मेरे गुस्से से खौफजदा हो जाती थी। रात के वक्त जब मैं सोकर उठा तो मेरा दिमाग थोड़ा सा फ्रेश हो गया था। मोबाइल उठाया तो चौधरी की 120 कॉलें लगी हुई थी। उसे कॉल मिलाई तो वो मुझे डांटते हुए कहने लगा, तुम्हें अंदाज़ा भी है कि मैं कितनी मुश्किल में फंसा हुआ हूँ, और तुम हो कि तुम्हारी नींदें ही पूरी नहीं हो रही। जल्दी से मेरे घर पर आओ, मुझे इस वक्त तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। उसकी बात सुनकर मैंने एक गहरी सांस ली। मुझे उस वक्त शदीद भूख लग रही थी। मैं पहले कुछ खाने के बारे में सोच रहा था, मगर फिर खाना खाए बगैर ही उसके घर चला गया। जैसे ही लाउंज में दाखिल हुआ मेरे कदम ज़मीन पर ही जम गए, क्योंकि सामने ही पुलिस बैठी हुई थी, जबकि चौधरी करीब ही बैठा हंस रहा था। वहाँ पर पुलिस को देखकर मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। मैंने नज़र उठाकर चौधरी की तरफ देखा, जिसने आंखों ही आंखों में मुझे पुरसकून रहने का इशारा किया। तो ये आपका लंगोटिया यार है? अचानक ही पुलिस ने मेरी तरफ इशारा करते हुए चौधरी से कहा। पुलिस की बात सुनकर चौधरी ने तेज़ी से हाँ में सर हिला दिया। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो इस तरह से मेरा पोल उनके सामने खोल देगा। मैं बेयकीनी से उसके चेहरे की तरफ देखने लगा, मगर उसके चेहरे पर उस वक्त एक सुकून फैला हुआ था। बहुत तेज़ी से मेरे पास आया और मुझे कहने लगा, ये तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए अपने साथ लेकर जाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। एक दिन के बाद ये तुम्हें छोड़ देंगे। चौधरी की बात सुनकर मैंने गुस्से से उसके चेहरे की तरफ देखा और उससे कहा, ये मुझे क्यों लेकर जाएंगे? ये तुम्हें क्यों नहीं लेकर जा रहे? चौधरी गुस्से से मेरी तरफ देखने लगा और कहने लगा, तुम होश में तो हो? ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? मत भूलो कि मैंने तुम्हें काम पर रखा और तुम्हें इतना अरसा खिलाया। मेरा भी मीटर शार्ट हो गया। मैंने उससे कहा कि मैंने मुफ्त में काम नहीं किया, बल्कि तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया है। अभी भी तुम अपनी गलती की वजह से फंसे हो तो तुम्हें ही इनके साथ जाना चाहिए, जबकि उनके साथ जाने की बजाय तुम मुझे फंसा रहे हो। चौधरी ने मुझे पीछे की तरफ धक्का दिया। इससे पहले कि मैं उस पर झपटता, उस पर लातों की बारिश करता, अचानक ही एक पुलिस वाला तेज़ी से आगे बढ़ा और मुझे कंट्रोल करते हुए कहने लगा, अरे बाबू, क्या हो गया है? क्यों गुस्सा कर रहे हो? हम तुम्हें कौन सा सारी ज़िंदगी के लिए लेकर जा रहे हैं? हम तो सिर्फ तुम्हें एक दिन के लिए लेकर जा रहे हैं। फिक्र मत करो, वहाँ पर तुम्हारा बहुत ख्याल रखा जाएगा और तुम्हारी हर तरह से खातिरदारी करने की कोशिश की जाएगी। ये कहकर वो मुझे हथकड़ियाँ पहनाने लगा। ज़िंदगी में पहली बार मुझे हथकड़ियाँ लग रही थी। मुझे उस वक्त शदीद शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उस चौधरी को जिंदा ज़मीन के अंदर गाड़ दूँ। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इस कदर धोखेबाज हो सकता है। मैंने एक गहरी सांस ली, खुद को पुरसकून करने की कोशिश की और चौधरी को कहा कि मेरे बाप को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अगर मेरे बाप को इस बारे में पता चला तो मैं अगले ही दिन तुम्हें जान से मार दूंगा। मेरी बात सुनकर वो घबरा गया और अपने होंठों पर ज़बान फेरने लगा। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो मेरी धमकी से डर गया है। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और फिर मुझे अपने सीने से लगाते हुए कहने लगा, मैं तुमसे बहुत माजरत करता हूँ
कि तुम्हें मेरी वजह से ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। मैंने अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाई और उसे कहा कि मैं भी थोड़ा ज्यादा ही गुस्सा कर गया था। मुझे समझना चाहिए था कि हम दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और इस तरह के हालात तो आते ही रहेंगे। वो हैरान हो गया और मेरे चेहरे की तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या तुम मुझसे नाराज नहीं हो? क्या तुम्हें इस पर गुस्सा नहीं है? मैंने तेजी से नफी में सर हिलाया और उसे कहा, अपने भाई से भी भला कोई नाराज हो सकता है? वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था। वो नहीं जानता था कि उस वक्त मेरे अंदर एक लावा उबल रहा है जो वापस आकर मैंने उसी पर निकालना है। मैंने फैसला कर लिया था कि इस इंसान को बहुत बुरी तरह से तबाह करूंगा। इसे इतना जलील करूंगा कि ये खुद से नजरें मिलाने के काबिल ही नहीं रहेगा और ना ही ये गांव के किसी शख्स से नजरें मिला पाएगा। वो रात मैंने जेल में गुजारी और पूरी रात बैठकर मैं मंसूबा बनाता रहा कि आखिर किस तरह से चौधरी की जिंदगी को बर्बाद किया जाए, किस तरह से उसे सबके सामने जलील और रुस्वा किया जाए कि वो दोबारा से सर उठाने के काबिल ही ना रहे। पुलिस वालों ने वाकई मुझे हाथ नहीं लगाया था, यहाँ तक कि वो मुझसे बात करने से भी घबरा रहे थे, क्योंकि उस वक्त मेरे चेहरे के तासुरात तने हुए थे और जो भी मुझसे बात करने की कोशिश करता था मैं आगे से उसे बहुत जहरीले अंदाज में जवाब देता था। एक बात कहूँ तो मुझे अंदाज़ा था कि मेरे पीछे चौधरी है, इस वजह से मुझे इन लोगों से डरने की हरगिज़ भी ज़रूरत नहीं। अगले ही दिन सुबह सवेरे मुझे जेल से बाहर निकाल दिया गया। जेल से बाहर निकलकर मुझे आज़ादी का एहसास हो रहा था। उसी दिन मैंने फैसला किया था कि अब चौधरी के साथ मज़ीद काम नहीं करूँगा, क्योंकि वो मेरे एतमाद को ठेस पहुँचा चुका था। अब मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ उस चौधरी को सबक सिखाना था और उसे ये बताना था कि उसने मेरे साथ ये सब कुछ करके अपना बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। मैं सीधा चौधरी की बैठक में चला गया। चौधरी उस वक्त जाग रहा था। मुझे देखकर वो एकदम ही पुरजोश हो गया। तेजी से मेरी तरफ बढ़ा और मुझे गले लगाते हुए कहने लगा, तुम्हें देखकर बहुत खुशी महसूस हो रही है। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि एक हफ्ते तक तुम्हारी ये सारी खुशी गायब हो जाएगी। मुझे उस इंसान पर वाकई बहुत गुस्सा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि उस इंसान का हशर नशर कर दूं। जिंदगी में पहली बार चौधरी मुझे जनान खाने की तरफ लेकर गया और वहां पर उसने मेरे लिए नाश्ता बनवाया और मुझे अपने साथ बैठकर नाश्ता करवाया। खाना खाने के दौरान मुझे एक बार एहसास हुआ कि मैं उसके साथ ये सब कुछ करके बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ, लेकिन फिर अगले ही लम्हे मेरे गुस्से ने मेरे इस एहसास को कुचल दिया, क्योंकि जेल में गुजारी हुई रात मैं कभी भी नहीं भूल सकता था। अगर मेरे बाप को गलती से भी इस बारे में पता चल जाता तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो जाती। ना सिर्फ मेरी इज्जत चली जाती, बल्कि उसके साथ साथ मेरा बाप भी मुआशरे में सर उठाकर जीने के काबिल नहीं रहता। और ये सब कुछ सिर्फ इस चौधरी की खुद गर्जी की वजह से होता। अचानक ही चौधरी की बहन वहां पर चली आई। मुझे वहां पर खाना खाता देखकर वो हैरान रह गई। उसे अपनी जगह पर रुकता देकर चौधरी ने उसे तेजी से कहा कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब ये हमारे ही घर का फ़र्द है। ये कहकर उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मेरा कंधा थपकने लगा। मैंने एक नज़र उस लड़की को देखा जिसने अब नज़रें झुका ली थी। उसका चेहरा यकदम ही लाल हो गया था। यकीनन उसे अपनी बेइज्जती याद आ गई थी। काफ़ी देर तक वो मेरे साथ बैठकर बातें करता रहा। अचानक ही उसकी मोबाइल पर कॉल आ गई। वो कॉल सुनने के लिए चला गया। किचन में वो लड़की मौजूद थी, जबकि मैं बाहर बैठा खाना खा रहा था। मैंने उस लड़की से कहा, क्या तुम उस दिन मुझसे कोई बात करना चाहती थी? मेरी बात सुनकर वो यकदम ही पुरजोश हो गई और कहने लगी, मैं तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहती थी। मैंने एक गहरी सांस ली और उसे कहा कि चलो आप अपनी मोहब्बत का इजहार करो। मेरे इस अंदाज पर वो हैरत से मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी और कहने लगी कि मोहब्बत का इजहार इस तरह से तो नहीं होता। अब की बार मुझे बेजारियत महसूस होने लगी थी। मैंने उसे कहा, तो फिर कैसे होता है? जो जैसे भी होता है तुम जल्दी से इजहार करो।
क्या तुम मुझसे शादी कर लोगे? उसने मुझसे पूछा। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। मैं इसी लम्हे का तो इंतज़ार कर रहा था। उसकी नज़रों के मफ़हूम को मैं बहुत पहले ही अच्छी तरह से समझ गया था, मगर मैं चाहता था कि वो खुद मुझसे इस बारे में बात करे। और अब जब वो मुझसे ये कुछ कह रही थी तो मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही थी। यूं मैंने उसके साथ मोहब्बत की पींगें बढ़ाना शुरू कर दी। और फिर एक दिन मैंने उसे अपने साथ भगाने का प्लान बनाया। मैंने उसे एक शहर में बुलाया, लेकिन मैं खुद वहाँ पर नहीं गया। दूसरी तरफ पूरे गांव में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई थी कि चौधरी की बहन घर से भाग गई है। चौधरी का सर झुक गया था। वो नज़र उठाने के काबिल नहीं रहा था। उसकी ये हालत देखकर मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही थी। और फिर एक ही महीने के बाद मेरी बहन भी अचानक ही घर से कहीं चली गई। वो भी घर से भाग गई थी। उसके भागने का सुनकर मुझे लगा कि सातों आसमान मेरे सर के ऊपर आकर गिर गए हैं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे साथ कभी इस तरह का मामला हो सकता है। अब मुझे उस लड़की की फिक्र होने लगी थी जिसे मैंने भगाया था। न जाने वो किस हाल में होगी, कहाँ गई होगी। क्योंकि मेरी बहन भी घर से भागी थी, इसी वजह से मुझे उसकी टेंशन होने लगी थी। उन्हीं दिनों भाई ने भी ऐलान कर दिया कि उसने शहर की ही एक लड़की से कोर्ट में जाकर शादी कर ली है। मेरे अब्बा के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। थोड़े ही अरसे बाद उनको हार्ट अटैक हुआ, जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़या हो गई। अम्मा भी अब्बा के बगैर ज़्यादा अरसे तक जी ना सकी और 15 दिनों के बाद वो भी फौत हो गई। अब सिर्फ मैं ही रह गया था। इस घर में अकेले ज़िंदगी गुजारना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। थोड़े ही अरसे बाद मुझे शहर में नौकरी मिल गई और मैं अपने भाई के घर में रहकर नौकरी करने लगा। अब मैं बहुत सुधर गया था। तमाम गैर कानूनी काम मैंने छोड़ दिए थे। अब मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने रब को राज़ी करना था। अपने माजी के मामलात पर मैं आज भी बहुत ज़्यादा पछताता था। मेरी भाभी चूँकि शरई पर्दा करती थी, इसी वजह से वो अपना चेहरा नहीं दिखाती थी और ना ही वो कभी मेरे सामने आती थी। मगर आज मैंने उस औरत को देखा तो मुझे लगा कि मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई है। वो कोई और नहीं बल्कि उसी चौधरी की बहन थी जिससे मेरे भाई ने शादी कर ली थी। और जिस शख्स से वो खड़ी बातें कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी सगी बहन थी। तो अब मुझ पर यह राज आश्कार हुआ कि मेरी बहन चौधरी के साथ भागी थी। मैं जो सोच रहा था कि उसका सर नीचा करके मैंने उसे बदला ले लिया है, मैं नहीं जानता था कि अल्लाह ताला कभी भी किसी के साथ ज्यादती नहीं करता। मैंने चौधरी की बहन को भगाया था तो चौधरी ने मेरी बहन को भगा लिया था। फर्क सिर्फ इतना था कि मैं उसकी बहन को इज्जत नहीं दे पाया था, जबकि उसने मेरी बहन को ना सिर्फ इज्जत दी थी बल्कि उसके साथ साथ उसने मेरी बहन को तहफ़्फ़ुज़ भी बख्शा था। वो दोनों औरतें मुझे देखकर यकदम ही खौफजदा हो गईं। मेरी आंखों से तेज़ी से आंसू बह रहे थे। मैं उन दोनों का ही गुनहगार था। सबसे पहले मैं चौधरी के बहन के कदमों में बैठ गया और उससे माफ़ी मांगने लगा। उसने मुझे माफ़ कर दिया था और ये उसने उसी दिन कर दिया था जिस दिन मेरे भाई ने उसे कबूल किया था और उसकी बात पर यकीन किया था। बिलाशुबा ये लोग बहुत बड़े ज़र्फ़ के मालिक थे जो इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी मेरे साथ इतना अच्छा सलूक कर रहे थे और उन्होंने मुझे अपने घर में रखा हुआ था। ज़्यादा अरसे तक मैं उस घर में नहीं रहा और एक नई जगह पर चला गया। वहाँ पर थोड़े ही अरसे बाद मैंने भी एक औरत से शादी कर ली। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।